सहारा प्रणाम। दंगल 2019 में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। झारखंड के नक्सल प्रभावित 6 जिलों के 13 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। खबर है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद बम्पर वोटिंग हुई। झारखंड की जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग किया। 13 विधानसभा सीटों के कुल 189 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिनमें 15 महिला प्रत्याशी और झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी सहित कांग्रेस के धाकड़ लीडर ददई दुबे शामिल हैं। 62.8% पोलिंग की खबर है, यानी लगभग 63% मतदान हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा माना जाता है उस इलाके में जहां बेहद नक्सल प्रभावित इलाका है। वो तमाम 13 सीटें नक्सल प्रभावित इलाके की है। मतदाताओं की लंबी कतारें वहां देखी गई। जिन सीटों पर मतदान हुए वो सभी नक्सल प्रभावित हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इन 13 सीटों पर जीत के लिए ताबड़तोड़ कई रैलियां भी की और विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। बीजेपी, जेवीएम, एजेएसयू, लेफ्ट अकेले मैदान में है, जबकि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी महागठबंधन के साथ मैदान में जुटी हुई है। वोटिंग प्रतिशत और अन्य मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। पांच चरण में से झारखंड में पहले दौर का मतदान संपन्न हो गया। 3 बजे झारखंड में 13 सीटों पर 62.87% मतदान हुआ, यानी लगभग 63% मतदान हुए। पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। 6 जिलों की 13 सीटों पर मतदान हुए हैं। इसमें पाकी, डाल्टनगंज, लोहरदगा, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, बिशुनपुर, छतरपुर, चतरा, गुमला, मनिका, लातेहार, भवनाथपुर और गढ़वा में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। नक्सल प्रभावित सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना एक अच्छी खबर है। डाल्टनगंज में चैनपुर के बूथ पर जरूर एक हंगामा हुआ जोरदार देखने को मिला, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी हाथ में पिस्टल लेकर घूमते नजर आए। केएन त्रिपाठी के हाथ में पिस्टल देखकर लोग वहां भड़क उठे, जिसके बाद भारी हंगामा भी हुआ। जानकारी के मुताबिक केएन त्रिपाठी काफी देर से मतदान केंद्र पर मौजूद थे और इसका विरोध हो रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया। विरोध बढ़ने पर केएन त्रिपाठी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी हथियार निकाल लिए। इस पर वहां भारी हंगामा हुआ। गुमला में नक्सलियों ने पुल उड़ाने की कोशिश की। एक दूसरी घटना है ये। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, जो अच्छी बात है। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में 1-2 मतदान केंद्रों पर शुरुआती दौर में तकनीकी खराबी होने के कारण मतदान के देरी से शुरू होने की बात सामने आई। वहीं सबसे संवेदनशील सीट में से एक लातेहार में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ था, जहां अभी कुछ दिन पहले नक्सली हमले हुए थे, जिसमें हमारे कई फौज के लोग शहीद हुए थे। छतरपुर सीट पर लोगों ने पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर वोट डाले और लंबी लंबी कतारें महिलाओं की वहां देखने को मिली। नक्सल प्रभावित गढ़वा से भी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न होने की खबर है। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल यदि हम बात करें तो एक संतोषजनक मतदान देखने को मिला, जहां की मत प्रतिशत भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरेज से कम था। 2014 की बात करें तो उस जैसा ही लगभग मतदान प्रतिशत इस बार भी नजर आया। हम परिचय करा दें इससे क्या क्या मायने हो सकते हैं, हम अपने मेहमानों से जानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त नोएडा, पटना, रांची स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं। पुष्प रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में प्रमोद मिश्र, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। सुनीता सिंह, आप आधिकारिक प्रवक्ता जेवीएम की हैं, आपका बहुत स्वागत है। पटना स्टूडियो में मुकेश कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दोनों का विशेष स्वागत है। तो प्रबोध जी, पहले तो हम आपसे जान लें कि अब कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। मिजाज तो हम लोगों के क्या है, जनता जो सो जनार्दन है, और खास करके हम देख रहे हैं कि महागठबंधन जो है उन लोगों का घोषणा पत्र पढ़ने पर यह लगता है कि तीनों महागठबंधन पार्टियों का अलग अलग घोषणा पत्र है, जबकि एक निजी संस्था है जो
चुनावी घोषणा पत्र पर अपना विश्लेषण निकालती है, जिसमें उसने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में घोषणा पत्र जो दिया था उसका 92% कंप्लीट किया है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री समाज कल्याणकारी योजनाएं जो हैं और जो है राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं वो 100% गरीबों के पास जो है पहुंची है। और उसका आंकड़ा गिनाने में तो अगर कहिएगा तो समय नहीं है, मैं जो गिना दूं काफी लंबी, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर के बिजली के क्षेत्र से जो है सो लेकर के, और वो 23 लाख जो है सो शौचालय बने, 50 लाख जो है सो महिलाओं को गैस दिया गया, फिर जो है सो रिफिल किया गया, सेकंड बार जो है सो रिफिल किया गया चूल्हा के साथ में, 1,83,000 जो है सो महिलाओं का, वो सारी योजनाओं को गिनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है प्रमोद जी, क्योंकि अब तो चुनाव संपन्न हो गए प्रथम चरण के। इस प्रथम चरण के संपन्न होते हुए मतदान के बारे में आपके पास क्या फीडबैक है? कितना पार्टी उत्साहित नजर आ रही है या कितना लगता है कि चिंता की लकीरें थोड़ी गहरी हो रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास चिंता की लकीरें नहीं है, पूर्ण बहुमत से हम आ रहे हैं। और झारखंड की जनता समझ चुकी है कि अस्थायी सरकार का अर्थ क्या है, और झारखंड की जनता अस्थायी सरकार देना चाहती है। और 13 विधानसभा चुनाव में जो चुनाव हुआ है उसमें 10 हमारे सिटिंग एमएलए हैं, इसलिए हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं और झारखंड की जनता ये निश्चय कर चुकी है कि अस्थायी सरकार देंगे। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जो है सो राष्ट्रीय चैनल है, कि पहली बार गरीबों के लिए, गरीबों की बात जो है सो सभी पार्टियां करती है, सबका जो है सो अपना स्वधर्म मानती है, पहली बार गरीबों के लिए जमीन पर जो है सो योजनाएं उतारी गई है, जो गरीब स्तर के लोग जो, चलिए ठीक है, वो तो आप नतीजे जब आएंगे तो पता चलेगा गरीबों ने कितना आपको अपनाया और कितने आप उनके करीबी उनकी नजर में महसूस हुए। सुनीता जी, क्या लगता है विपक्ष को, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी फहरिस्त लंबी गिनाई और अपनी उपलब्धियों को सामने रखा है, वहां एक चुनौती इनकी ही सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ, बाकी दल अलग अलग तरीके से इनसे फाइट करे, यानी सबको फाइट करनी है बीजेपी से, तो जाहिर है, और फाइट करने वाले फाइटर भी बहुत ज्यादा है, दंगल में कई पहलवान मौजूद हैं बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे में कहां जाकर इस प्रथम चरण के संपन्न हुए मतदान को जेवीएम देख रहा हो? सबसे पहले तो आज नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में जनता ने जो मतदान किया है और वो 63% लगभग मतदान है, उनके लिए जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। और फिर अपील करना चाहेंगे कि पूरे राज्य में जहां जहां भी जब जब चुनाव मतदान होंगे, जिस जिस तारीख को 5 वर्ष का जो रघुवर सरकार है, जिसने जनता के साथ वादा खिलाफी किया है, जनता के साथ धोखाधड़ी किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी जनता और जनता की सरकार बनेगी, ये हम सबसे पहले कहना चाहते हैं। जहां तक जेवीएम की बात है, तो मैंने पहले भी कहा आपके स्टूडियो से आकर के कि इस बार जो विकास के जो 2 मुद्दे हैं, 2 स्वरूप है। एक स्वरूप बीजेपी वालों का है, उनका स्वरूप में वो जो केंद्रीय योजना है उनको गिनाते हैं, उन्होंने अडानी के लिए क्या काम किया, अंबानी के लिए क्या काम किया, इनको वो गिनाते हैं। लेकिन दूसरा जो विकास का एजेंडा है, जनता का विकास का एजेंडा, जो बाबूलाल मरांडी जी बार बार बोल रहे हैं कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, जो यहाँ पर पिछड़ापन है, गरीबी है, इसको दूर करेंगे, रोजगार का चौतरफा द्वार खोलेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों के खेतों में पानी देंगे। तो ये जो गरीबों का एजेंडा, विकास का एजेंडा है, जो बाबूलाल जी बार बार बोल रहे हैं, तो इसको लेकर के जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके भी अपने दावे हैं, आपके दावे के लिए आपको शुभकामना कर रही है। अब मैं अपने विश्लेषकों से तमाम राय इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि एक न्यूट्रल ओपिनियन की आवश्यकता है इस वक्त, जबकि मतदान संपन्न हो गए हैं। तो क्या लगता है पुष्प रंजन जी, जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए, एक तो सुकून की बात यह है कि ये 13 सीटें जो है वो तमाम नक्सल प्रभावित सीटें थी, बावजूद उसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी जो नजर आई, वो एक सुकून देने वाली खबर है। क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं? एक मायने जो मैं सुबह से सोच रहा था, कुछ विजुअल्स जब देखे वहां के, तो थोड़ी हैरानी इसलिए हुई कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ। चुनाव आयोग ने लगभग इससे पहले ये बताया नहीं था पत्रकारों को भी, और मुझे लगता है कि सदन में भी कभी चर्चा नहीं हुई कि सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है चुनाव के उसमें। तो एक तस्वीर तो ये, जबकि नोटबंदी के बाद जो बयान राजनाथ सिंह उस समय चूंकि प्रतिरक्षा नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत प्रमुखता से बयान दिया था, हमें याद है, आपको भी याद होगा,
कि इस नोटबंदी की वजह से नक्सली समस्या समाप्त हो गई लगभग। नहीं, वो तो बाद में भी सब दावे बाद करते में भी रहे। लगातार अब तक सरकार ने करते कई रहे बार ये लोग। दावे किए और प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने, जो मौजूदा गृह मंत्री उन्होंने भी कहा है। लेकिन 5 चरण में चुनाव होने का मतलब ही समझ में आ जाता है कि नक्सल प्रभावित वो राज्य कि पूरा आपने है। क्यों उसे 24 में से 19 जिले नक्सल प्रभावित है। तो आप समझिए कितना खत्म हुआ और कितना असर है उसका। बिल्कुल। खैर, और उसमें भी 1052 या 58 का जो आंकड़ा दिया है कि ये अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इसका मतलब आपने उस वॉल्यूम को कम नहीं किया, आप उससे तुलना करें अगर पिछले मतलब 19 में से 13 जिले जो हैं जी, अति संवेदनशील अति माने गए संवेदनशील हैं नक्सल प्रभावित इलाके को ध्यान में रखते तो हुए। इसमें वायुसेना के इस्तेमाल प्लस बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं ऑफकोर्स वो तो होते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। तो एक बड़ी एक तस्वीर जो है ये देश को कभी न कभी, इनको जब इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे तो ये जवाब चाहेंगे कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। दूसरा, उन इलाकों में ये लोगों के हौसले की तारीफ करनी चाहिए मतदाताओं में। कम से कम जो प्रतिशत है उसे देख के लगता है कि उन्होंने नकार दिया है। कम से कम वहां पर स्थानीय जो धमकियां दी जाती हैं कि आपको वोट देने नहीं जाना है, तो उसे नकारा है उन वोटरों ने। उनको सैल्यूट करना चाहिए। एक अपडेट ले लेते हैं अपने सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त वह ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जो दिन भर उन्होंने पलामू प्रमंडल को देखा, समझने की कोशिश की मतदाताओं के नजरों से। नवीन, मतदान संपन्न हुआ और ठीक ठाक मॉडरेट मतदान रहा है, लगभग 63% मतदान का यदि है तो हम मान के चलते हैं कि ठीक ठाक रहा। 2014 से थोड़ा 1% ज्यादा ही दिख रहा है यदि ओवरऑल एवरेज देखें हम तो इन 13 सीटों में। तो उसके क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं और किस तरीके से मुखरता वहां पर दिखी, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा गांव में ज्यादा बसती नजर आई वहां पर। जी देखिए संजय जी, 62.87 लगभग 63% जो है मतदान ओवरऑल हुए हैं। लेकिन कई जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2014 की तुलना में कम मतदान हुए हैं। हम अगर बात करें डाल्टनगंज की, पांकी की बात करें या फिर हुसैनाबाद, 3 ऐसी सीटें पलामू प्रमंडल में हम देख रहे हैं जहां पर मतदान पहले की अपेक्षा कम हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। नहीं, डाल्टनगंज में 64% लगभग मतदान हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि आप उसे कम का आंक सकते हैं। सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत बिशुनपुर में है, जहां लगभग 67.5% यानी 67.45% के आसपास पोल परसेंटेज है। तो ऐसा मतलब 60 के करीब तो लगभग सभी है साहब, 60 से ज्यादा सब हैं। एक बस हम मनिका को छोड़ दें जहां अब तक की रिपोर्टिंग जो है 57.61% की है, उसके अलावा सब 60+ है। जी, अपनी बात पूरी करें नवीन। जी संजय, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कवायद शुरू की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसका नतीजा है ये कि वोट प्रतिशत पहले से बढ़ा है। इसके 2-3 मायने लगाए जा सकते हैं। पहला तो है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे गुमला के इलाके की बात करें, गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ या फिर विशुनपुर, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां के वोट प्रतिशत काफी बेहतर बढ़ा है। वोट प्रतिशत का बढ़ना कम से कम यह दिखाता है कि लोगों में जो नाराजगी थोड़ी है, और यही कारण है कि उस नाराजगी को उन्होंने वोट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां के वोट प्रतिशत जो है मॉडरेट टाइप की है या फिर हल्का फुल्का बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को एक उदासीनता है उस क्षेत्र के जो विधायक, यानी कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम पूरी तरह से अगर टक्कर की बात करें तो भवनाथपुर से लेकर अगर हम बिशुनपुर तक की बात करें तो कहीं कहीं सीधी टक्कर दिखाई दे। भवनाथपुर में अगर हम देखें तो भानु प्रताप साहब बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में छोटे राजा, इनके भी सीधी टक्कर दिखाई दे रही। कहीं न कहीं सेंध लगाने की कोशिश बीएसपी की ओर से हो रही है। गढ़वा की बात की जाए तो गढ़वा में सीधी टक्कर जेएमएम और सीधे बीजेपी के बीच में स्पष्ट टक्कर दिखाई दे रही है। पलरा किस ओर भारी होगा, किसके फेवर में नतीजा आएगा, वो तो वक्त पे छोड़ते हैं, इंतजार करना होगा। काफी जबरदस्त टक्कर देखने में मिल रहा है। केंद्रीय स्टूडियो से हमारे वरिष्ठ पत्रकार है पुष्प रंजन, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, प्लीज पूछना। नवीन जी, 2 छोटी चीजें आपसे जानना है। एक तो ये कि जो वोट का प्रतिशत है, उसके अलावा नोटा के बारे में कोई खबर है कि कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने नोटा पे वोट दिया। एक दूसरी जानकारी ये लेनी थी, गढ़वा में विस्फोट हुआ, पुल उड़ाया गया, वो खबर मिली थी हम लोगों को, गुमला में। तो क्या उसके अलावा भी कोई ऐसी बड़ी घटनाएं वहां पर हुई हैं, कुछ खबर है आपको? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं। जी देखिए, नोटा को लेकर स्पष्ट फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है कि आखिर कितना प्रतिशत, कितना फीसदी जो नोटा में पड़ा है। लेकिन निश्चित रूप से नोटा में ही पड़ा है, क्योंकि काफी संख्या में लोग आक्रोशित भी दिखाई दे रहे थे।
उनमें भारी नाराजगी थी सिटिंग एमएलए को लेके, व्यवस्था को लेके और सरकार को लेके भी दिखाई दे रही थी कि कहीं किसी प्रकार के काम नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है उनका वोट कहीं न कहीं नोटा में गिरा है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जब डाटा आएगा तभी निश्चित हो पाएगा कि आखिर नोटा में कितना प्रतिशत वोट गया है। लेकिन जहां तक गुमला की बात करें, गुमला के अलावा अगर नक्सल घटना की बात करें तो वैसी कोई घटना फिलहाल कहीं से नहीं आई है। जाहिर सी बात है सुरक्षा बल का जिस प्रकार से डिप्यूटेशन किया गया था, जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया गया था, चुनाव आयोग को कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें सफलता मिली है। क्योंकि अगर 5 चरणों की बात करें तो पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग भी काफी सशंकित था और उसे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मान रहा था। और यही कारण है कि 35,000 सुरक्षा बल लगाए गए थे, जिसमें 300 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की थी, 4-4 हेलीकॉप्टर सर्वेलांस में लगाए गए थे। और यही कारण है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। हालांकि एक जो मोडस ऑपरेंडी नक्सलियों की होती है, लौटती हुई जो पार्टी होती है, मतदान के जो कर्मचारी होते हैं उन पर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं न कहीं नेशन वाइड उन्हें प्रचार प्रसार मिल सके। यही कारण है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्लस्टर तैयार किए गए हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर आज रात में ईवीएम मशीन नहीं लाया जा सकेंगे, क्लस्टर में सुरक्षित रखा जाएगा और कल सुबह होने के बाद से वहां से जितने भी जो मतदान कर्मी वो आएंगे। तो जाहिर सी बात है फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन अभी तक तमाम चीजें आप कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है और नक्सल की कोई बड़ी घटना ना होना एक सुकून देने वाली बात कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन, आपका हम फिर रुक करेंगे। संजीव, क्या दिख रहा है आपको इस 13 सीट पर जो मतदान हुए हैं वो क्या कहना चाहता है पलामू प्रमंडल और बाकी जिले जहां से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए? देखिए संजय जी, पहली बात तो हम शुरुआत यहां से करेंगे कि इससे पहले अभी 2 विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। जस्ट इससे पीछे की बात करें तो जिस राष्ट्रवाद की लहर पे भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बचा पाई है पिछले 2 स्टेट में, मुझे लगता है कि इस स्टेट तक आते आते वो लहर थम जानी है बिल्कुल। चूंकि झारखंड की अपनी समस्याएं हैं, उस क्षेत्र की अपनी निजी कुछ परेशानियां हैं, वहां के लोगों की अपनी कुछ क्षेत्रफल या भूगोल जिसको कहते हैं उसकी अपनी समस्याएं हैं। झारखंड कुल मिला के केवल अपने से नहीं बना है, अगल बगल के चारों जो स्टेट जुड़े हुए हैं अगल बगल से सारा का प्रभाव झारखंड पे है। तो मेरा मानना यह है कि अब वो अभी हाल फिलहाल में जो भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि कैसे योजनाओं का वहां पे प्रभाव है और लोगों के लिए काम किया गया, मैं समझता हूं कि ये भी एक परीक्षा की घड़ी है कि केवल फाकेबाजी से काम नहीं चलने वाली है। अब आपको वाकई जमीन पे उतर के धरातल पे काम करने की जरूरत है। आप आज ही हम किसी और जगह पे थे, अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, तो हम ये समझते हैं कि आप सरकारें बना सकते हैं, निश्चित तौर पे आप बेहतर लफाबाजी कर सकते हैं या राजनीतिक भाषण दे सकते हैं तो सरकारें बना सकते हैं, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो सारी चीज ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता है, चरमराता हुआ दिखाई देता है। जब तक आपके पास निवेशक बाहर से आके लेकिन बीजेपी तो तभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाती हुई आपको आश्वस्त करती नजर आती है ना। यही खासियत है बीजेपी में कि वो सपने दिखाने में बहुत माहिर है और किस तरह से लोगों के जहन में ये बात भर दी जाए, ये शायद कलाकारी। हम झारखंड को झारखंड पे आते हैं तो मैं समझता हूं कि झारखंड में आते आते इस बार मुझे ऐसा समीकरण जो दिखाई दे रहा है, बीजेपी की हालत बहुत पतली होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि झारखंड का अपना चरित्र रहा है, जिस तरह से यहां राजनीति की कोई अपनी ग्रेड नहीं रही है, तो कब कहां कैसे क्या हो, तो लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा पशुपेश में है और शायद इस बार बीजेपी अपनी स्थापना नहीं कर पाए। डॉक्टर संजय कुमार, सुबह से लगातार आपकी भी नजर बनी हुई है झारखंड के इस चुनाव पर, और ऐसे में जो पोल परसेंटेज है वो ठीक ठाक है, संतोषजनक है। मतलब और ज्यादा होता तो और अच्छी बात थी, लेकिन वो नक्सल प्रभावित इलाका और बेहद संवेदनशील इलाकों में माना जाता है। ऐसे में लगभग 63% मतदान संभव है कि फाइनल अपडेट आते आते कल तक पता चले कि 1% और बढ़ गया और बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है इसमें, क्योंकि कई दल आमने सामने हैं और सब एक दूसरे के कटघरे में खड़ा करने को तैयार है। इधर एकमात्र बीजेपी है जिसकी अपनी एक 5 साल की सरकार है, जो बार बार खम ठोक कर ये कह रही है कि हमने तमाम क्षेत्रों में लोगों की भावनाओं को न कि सिर्फ छुआ है बल्कि उनकी समस्या का समाधान दिया है। देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट है कि 2 पोल है। एक पोल की तरफ भाजपा खड़ी है, दूसरे पोल में जो जेडीएम हो, जेएमएम हो, गठबंधन हो, झारखंड पार्टी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो या और पर, चूंकि 15 पार्टियां वहां चुनाव में अपना किस्मत आजमा रही हैं। कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट भी हैं जो अपना प्रभाव रखते हैं और वो अच्छा टक्कर दे रहे हैं, तो उनका भी एक अपना वजूद है, उस वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरीके से चीजों को यह करने की कोशिश की है
एक तो जो इनके नेशनल लीडरशिप है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो अपनी सभाओं में जो नेशनल इश्यूज हैं, जो राष्ट्रवाद की बात जो अभी कर रहे थे एक पैनलिस्ट ने, उसको उभारने की कोशिश की है कि देखिए हमने 370 को कैसे हटाया, हम कैसे राष्ट्रवाद के लिए मुखर हैं। तो एक राष्ट्रवाद का जज्बा भरने की उन्होंने कोशिश की है। दूसरी तरफ रघुवर दास को देख रहे होंगे, चाहे जो उनकी यात्रा निकली हो या समय समय पर जिस तरह से वो एड्रेस करते रहे हैं, तो वो अपने कामों की याद दिलाते रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार और खास करके अस्थायी सरकार जब झारखंड में बनी तो कैसे हमने विकास को एक नया रास्ता दिया। अब रह गई बात की जो विरोधी पार्टियां हैं, वो विरोधी पार्टियां सिरे से इसको खारिज करते हुए जनता के बीच में गई है कि हाँ योजनाएं तो बनी, इश्तेहार तो आए, लेकिन जो चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, जरा जनता इसको भी समझे। और अगर अगली बार मुझे मौका मिला या आपने भारतीय जनता पार्टी को नकारा और हमें स्वीकारा, तो हम आपके लिए जो अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से वो कर रहे हैं, तो हम आपके लिए बेहतरी के कैसे कैसे रास्ते खोलेंगे, कैसे झारखंड बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन जो जिस तरह से मतदाता निकले अपने घरों से, और ठीक बात है कि उस इलाके में 14 में भी करीब इसी के आसपास था, 19 में भी करीब करीब इसी के आसपास दिखा, तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी या बहुत प्रो इनकम्बेंसी, कि बहुत इनके पक्ष में या बहुत इनके विरोध में मतदाता होंगे। रिजल्ट का जो अंतर होगा वो कम होगा और करीब करीब मतदाता किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, तो जो दोनों पार्टियों के बीच में जीत और हार का अंतर होगा वो कम दिखेगा। चूंकि बहुत एग्रेसिव होकर के मतदाता न मतदान केंद्र पर पहुंचे, न ही बहुत उदासीन होकर के घर पर बैठे। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर नोटा दबाए होंगे तब तो परिणाम कुछ और आ सकता है, अगर नोटा नहीं दबाए होंगे तो परिणाम जो होगा वो दो पार्टियों के बीच में कम होगा। ठीक, मुकेश जी, दरअसल ये वो इलाका है जहां अकूत संभावनाएं आगे बढ़ने की रही, पर ये हमेशा पिछड़ा रहा। राजनीतिक रूप से बड़ी ही प्रखर और प्रबुद्ध जमीन रही झारखंड के इस इलाके की, और ये मतदाता यहां के वो हैं जो बहुत सस्पेंस में रखते हैं अपने नेताओं को, और फिर जो प्रत्याशी यहां से किस्मत आजमाए हैं, 189 उम्मीदवार लगभग चुनाव मैदान में डटे पड़े थे। ऐसे में मतदाताओं का मिजाज क्या यदि प्रो नहीं है और एंटी नहीं है, तो फिर तो बहुत तटस्थ भूमिका में मतदाता चल रहा होगा। तो जो बेहतर प्रत्याशी उनके इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उधर जा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? संजय जी, ये चुनाव जो है, विधानसभा का चुनाव जो होता है, वो स्थानीय मुद्दे उसमें प्रमुखता से उठाए जाते हैं, और कहीं न कहीं जो जनता होती है, जैसे कि 6 महीने पहले अभी लोकसभा में उसी जनता ने मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दी। तो लेकिन अभी जो इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थानीय मुद्दे, लोगों के पास के मुद्दे, लोगों की समस्याएं, लोगों की अपनी उस इलाके का विकास, ये जनता के जो अपने मुद्दे होते हैं, जनता के अपने सपने होते हैं, जनता के अपनी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, वो कहीं न कहीं प्रमुखता से बोलेगी। इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन और जनता ने जो जिस अर्थमेटिक को दिया है, जिस ढंग से चुनाव में, मतदान में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो मत प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है 63% का, वो बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस इलाके में मतदान हुआ है जो उग्रवाद प्रभावित है, अति संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील इलाका है, और उग्रवादियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी चुनाव के पहले विस्फोट करने में, चुनाव के दिन विस्फोट करने में, एक भय का माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। लेकिन जनता के द्वारा इसको नकारा गया, विशेषकर महिलाओं के द्वारा इसको नकारा गया। इस बात का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि महिलाओं की क्या इच्छा है कि वो जो इस ढंग से आगे बढ़ के मतदान कर रही हैं, जिसके परिणाम हम देखेंगे। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं संजय जी, 2014 से 2019 में पूरी राजनीतिक केमिस्ट्री बदली हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हो या गठबंधन के पक्ष की हो। गठबंधन में जेएमएम गठबंधन का हिस्सा नहीं था पिछले चुनाव में, 2014 के चुनाव में। इस बार वो गठबंधन के हिस्से में है, और झामुमो की जो मत प्रतिशत था वो 20% के लगभग था। लगभग 10% जो है कांग्रेस का था और 1% आरजेडी का था। तो कुल मिलाकर यह 31% के लगभग हो जाता है। और दूसरी तरफ जो है 10% जेवीएम का हिस्सा था।
तो जेवीएम इस पूरे चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई पड़ रहा है कि किस ढंग से उसके मत प्रतिशत को बचाता है या किस ढंग से वो चुनाव में अपना परिणाम लाता है, वो देखने वाली बात होगी। एक हिस्से में हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जब हम देखते हैं तो वहां की केमिस्ट्री बदली हुई है। आजसू के साथ इन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि लोहरदगा की सीट जिस ढंग से आराम से आजसू की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कमल किशोर जो वहां से उन्होंने चुनाव जीता था, इस बार वो आजसू अलग से चुनाव लड़ रही है। तो आप बहुत सारे समीकरण भी बदले हुए हैं मुकेश जी, आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति और बढ़ती चली आ रही है। लेकिन प्रमोद जी, दरअसल इस बार जो चुनाव के मिजाज है, लोकसभा चुनाव 2019 जहां नरेंद्र मोदी जी के सामने टक्कर देने के लिए सामने कोई चेहरा उस तरीके से मजबूती से खड़ा नहीं था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चुनौती देने के लिए दो पूर्व मुख्यमंत्री खड़े हैं। एक तो बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अलायंस को लीड कर रहे हैं। तो तीन चेहरों को पसंद करना है झारखंड के लीडरशिप के लिए, और इन तीन चेहरों में से विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। तो ये कितना आसान है और कितना कठिन है विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए पार पाना? बीजेपी के लिए बहुत आसान है, इसलिए कि इन लोगों का जो भी वोट है वो एक है वोट, ठीक है ना। और भारतीय जनता पार्टी और जनता अभी काफी जो है सो समझ चुकी है, और झारखंड की जनता वो वैसी नहीं है। और हम लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि गांव और देहात से ही हम लोगों को मिलेगा ज्यादा वोट। शहर में पॉलिटिकल कमेंटेटर लोग रहते हैं, कमेंट जो है सो करते हैं, मगर जो हमारा कर्म है और जो हमारा काम है उस काम पर हम जो है सो बोलना चाहते हैं। और पहले से राजनीतिक रूप से झारखंड की जनता राजनीति में प्रशिक्षित हुई है कि स्थिर सरकार ही कर सकती है। नहीं तो स्थिर सरकार की गारंटी सिर्फ बीजेपी के पास ही थोड़ी है, वो अलायंस भी तो दे सकता है स्थिर सरकार की गारंटी। अलायंस में इसलिए स्थिर सरकार की गारंटी नहीं है कि तीन पार्टियां जो अलायंस बनाई है तीनों का घोषणा पत्र अलग अलग है। जब तीन पार्टियां जेवीएम अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, वो भी तो स्थिर सरकार दे सकती है। तो घोषणा पत्र है अलग अलग, तो सरकार किस रूप से चलाएगी? तो जेवीएम तो लड़ रही है ना साहब अपने दम पर, जहां बाबूलाल मरांडी लीड कर रहे हैं उस पार्टी को। वहां पर एक मिनट और जो है लेना चाहेंगे। तेरे विधानसभाओं में जो चुनाव हुआ है वहां जुआ आए हैं ज्यादा, इसलिए जुआ जो है सो झारखंड की राजनीति को समझने लगे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार। ठीक है, आपको यही सोचना भी चाहिए और अच्छी बात भी है कि आपको इसी दिशा में आगे काम करने की आवश्यकता भी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो चुनाव मैदान में हर किसी को हक है अपने तरीके से नीति और रणनीति बनाने की और अपने दावों को पुख्ता तरीके से सामने रखने की। तो सुनीता जी, दरअसल बीजेपी आश्वस्त है अपने ग्रामीण मतदाताओं के जरिए, खासकर शहर में इनके मुताबिक कि पॉलिटिकल कमेंटेटर ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रबुद्धता जो है, राजनीतिक प्रबुद्धता, वो गांव तक पहुंच चुकी है और बीजेपी वहां पर जाकर निश्चित भाव से अपने आप को देख पा रही है। इस बार का चुनाव जो है बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो हारी हुई चुनाव लड़ रही है। आपको मैं बता दूं कि पिछली बार जब 2014 का चुनाव था तो चारों तरफ मोदी 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 जी का लहर था और मुख्यमंत्री के रूप में भी चेहरा वो मोदी जी का ही दिखाते थे। इस बार आप कहीं भी मत देख लीजिए, कहीं कोई मोदी जी नहीं है, कहीं कोई लहर नहीं है और चेहरा भी है रघुवर जी। तो भाई जनता तो रघुवर जी के चेहरा को 5 सालों में देख लिया कि रघुवर जी ने क्या किया है। आप जो आज 13 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ है, तो चुनाव क्या है? वो चुनाव है कि ये जो आयुष्मान कार्ड या फिर ये दिखाते हैं कि हमने गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया है। सवाल है कि आप गैस सिलेंडर दे करके क्या कर लेना चाहते हैं? आप उनके पास गैस ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड दे करके आप क्या कर लेना चाहते हैं? आयुष्मान कार्ड लेकर के वो दर दर अस्पताल में भटकते हैं और मरीज की मौत हो जाती है। आयुष्मान कार्ड हाथ में रखा रहता है। 57 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, आप इसे कैसे खारिज कर सकती हैं? लड़के क्या करेंगे? वो एक हारा हुआ चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि भाई 85% जनता जो है, जो किसान है, उनके संपूर्ण विकास के लिए आपने क्या किया? 5 वर्षों में क्या किया और पिछले 15 वर्षों में क्या किया? रोजगार जो कहीं नहीं है, तमाम शिक्षकों का रिक्त पद खाली है, सरकार के तमाम विभाग का रिक्त पद खाली है, आपने कोई कोशिश नहीं की है। आप झारखंड जो बदलना चाह रहा है, झारखंड जो संपूर्ण बदलाव की मांग करता है, आप वहां पर कहीं खड़े नहीं उतरे हैं। तो ये सारा सवाल है इस बार का विधानसभा का चुनाव का। और ये चंद आप मैं फिर रुक करूंगा सुनीता जी,
बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। नवीन, क्या 3 चेहरों पर चर्चा होती रही आम मतदाताओं के बीच, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को लेकर? क्योंकि ये 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने खड़े हैं और इन तीनों में एक तुलना भी होती रही होगी। कुछ चर्चा इस तरह की भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को मिली? नवीन, आप कर सकता है। हालांकि खुलकर जो है कोई बोलने से बच तो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग सरकार को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो काम हुए हैं उसको देख रहे हैं, स्थानीय जो एमएलए है उसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से स्थानीय प्रतिनिधि जिस पर उन्होंने भरोसा जताया था उनके काम बेहतर नहीं है। अधिकांश जितने भी जो अगर पलामू के आज 13 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में अपने स्थानीय विधायक यानी सीटिंग एमएलए को लेकर लोगों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही थी और यही कारण है कि स्थानीय मुद्दे जहां के तहां रह गए और जनता ठगी महसूस कर रही है और इसी बात को लेकर उनमें ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा था कि जिस प्रकार के जो वादे किए गए थे, जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है और इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि आखिर उनकी चाह क्या है, किसे चाहते हैं कि वो सत्ता में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी देखने आई कि लोगों को जो आकांक्षाएं थी वो कहीं पूरी होती दिखाई नहीं दी। संजय जी, पलामू के अधिकांश क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि जिस प्रकार विकास की बात की जाती है सरकार की तरफ से, वो कई क्षेत्रों में आप कह सकते हैं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर अधिकांश क्षेत्र में लोगों में भारी नाराजगी थी। उनका कहना था कि एक तो रेन सेड एरिया में अधिकांश एरिया पलामू का पड़ता है, जाहिर सी बात है उनको मात्र बरसात के एक पानी में निर्भर करना पड़ता है, वो भी अधिकांश क्षेत्र में हो नहीं पाता है। सिंचाई की वो सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है जिसके वो लेकर लगातार उनकी तरफ से मांगे होती रही है और यही कारण है कि उन्हें रोजगार को लेकर पलायन करना पड़ता है। पलायन सिर्फ यही की समस्या नहीं है, पलायन पूरे झारखंड की समस्या है, लेकिन पलामू के क्षेत्र में वो कुछ ज्यादा दिखा और जाहिर सी बात है इस चीज को लेकर लोगों में ज्यादा आक्रोश, ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सामने जिसको लेकर जनता अपने मत को तय करने जा रही है और कर चुकी है, बल्कि इन इलाकों में। पुष्परंजन जी, दरअसल क्या है कि झारखंड वो राज्य है जहां यदि बीते 3 चुनावों का यदि हम अनुभव देखें तो फिर वहां पर लगभग 50% या उससे ज्यादा सिटिंग एमएलए को हार का मुंह देखना पड़ा है हर चुनाव में और जाहिर है इस बार भी और इन्हीं कारणों से हर पार्टी बहुत सारे सिटिंग एमएलए का टिकट भी काटती है, उसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन जिन सिटिंग एमएलएज को भी टिकट मिला है वहां पर चाहे किसी भी दल के हों, वहां पर उनके प्रति यदि स्थानीय लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी है तो बहुत कुछ वो कह रहा है और इसका मतलब है कि जो अपेक्षित विकास होने चाहिए थे उसमें भारी कमी दिखी है लोगों में। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मतदाता जो है वो भी निष्पक्ष हो जाता है, कैडर वोट भी है, वो भी कैडर वोटर भी निष्पक्ष भूमिका में आ जाता है। उसकी वजह होती है, अभी जो खबर मिली उसमें ऐसे 18 बड़े दिग्गज नेता हैं झारखंड के जिन्होंने दल को जब टिकट नहीं मिलने की परिस्थिति में दूसरे दल में चले गए, वहां से टिकट लिया उन्होंने। कई ऐसे नाम, सरफराज अहमद जैसे नाम, सुखदेव भगत हैं, झारखंड पीसीसी के बीजेपी में देखिए राधाकृष्ण किशोर बीजेपी से आजसू में चले गए, सुखदेव भगत कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। हाँ, ऐसे बहुत कई ऐसे नाम हैं, उनमें 18 लाल सारंगी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तो एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अंदर भी होती है और इंडिविजुअल कैंडिडेट के प्रति भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होती है और उसका असर पड़ता है मतदाताओं पर। वो फिर सोचता है कि जब ये बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निष्पक्ष हो जाएं। जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है और गांव की जनता ज्यादा परिपक्व हो चुकी है। जिस गांव के भरोसे हमारे साथी प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि गांव में हमको ज्यादा वोट मिलेगा, आप गांव में जाइए और पूछिए कि लहर है क्या मोदी लहर पिछले चुनाव के मुकाबले, ये जांच करने की आवश्यकता है। मोदी जी की लहर तो वैसे ही विधानसभा चुनाव में तो नहीं हो सकती जी, वही नहीं, एक कोशिश हुई लहर या तो स्थानीय सरकार के दूसरा इन्होंने जो चीज बोया वहां पर, जैसे मॉब लिंचिंग जो सबसे ज्यादा बोया गया उस सूबे में, उस फसल को क्या इस चुनाव में काटा जाएगा, ये भी जानने की आवश्यकता है। हम लोग दिल्ली में बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं तो जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या वहां जो विगत लगातार कई घटनाएं मॉब लिंचिंग, देखिए इन इलाकों में भूखमरी से मौत की खबर जो आती रही उनमें ये इलाके भी शामिल हैं और सवाल पूछे जाएंगे। वो एक चिंताजनक स्थिति जरूर रही है जिसको लेकर सरकार या सिस्टम हमेशा नकारता रहा है कि नहीं, मृत्यु किसी और कारण से हुई है, उसमें पॉलिटिकल साजिश कर दी जाती है, इसलिए भूखमरी से मौत की खबर है। लेकिन 5 वर्षों में लगभग 20 से ज्यादा मौत इन इलाकों भूख से हुई है, तो वो एक सवाल है। नहीं सिर्फ इन इलाकों में, इन इलाकों में भी
बाकी मॉब लिंचिंग को लेकर भी लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन सरकार का ये दावा है कि हमने सब पर कानूनी कार्रवाई की है जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो इलाका है जहां 13 आज विधानसभा क्षेत्र हैं, ये भूमि बैंक भी कहा जाता है। खनन है ही, माफिया जो हैं उनके लिए भूमि बैंक वाला इलाका है, और खासकर कॉर्पोरेट और बड़े बड़े वो जो बैठे हुए हैं हरिद्वार में, वो लोग भी, उनकी निगाहें भी होती है कि हम यहाँ पर अपना उस जंगल को, झारखंड पर तो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की निगाह होती है। तो उन्होंने इस चुनाव में उस कॉर्पोरेट को किस तरह से वहाँ का मतदाता जवाब देगा, ये भी प्रश्न रहेगा हम लोगों के मन में। प्रश्न रहेगा। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से झारखंड का अब तक का मिजाज रहा है चुनाव नतीजों में, जो हम लोगों ने देखा है, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, वर्तमान विधायक में से 50% से ज्यादा विधायकों को लोगों ने नकारा है, और इस बार भी हालांकि कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन कई विधायक फिर भी चुनाव मैदान में हैं। तो तस्वीर यदि इस तरह की है एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, तब तो वाकई चैलेंजेस हर पार्टी के लिए भी है। देखिए, मेरा मानना खासकर बीजेपी के लिए ज्यादा है। पहले तो हम ये स्पष्ट कर दें कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब विश्लेषण करते बैठते हैं तो देखते हैं कि जब वोटों का प्रतिशत बढ़ता है या अस्थिर रहता है, जब स्थिर है वो, तो जाहिर सी बात है कि स्थिर है या ज्यादा हो रहा है तो नाखुश है, और स्थिर भी है तब भी नाखुशी ही है। जब वोटों के प्रतिशत में आप गिरावट देखते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, जो सरकार थी वो बढ़िया थी, अच्छा काम कर रही है, लोग उदासीन है, चलो बदलाव की जरूरत नहीं है। तो ये यदि बराबर भी है तो ये सोच के इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उनके लिए खतरे की घंटी है, पहली बात। और दूसरी बात कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लगातार यहाँ केंद्र से लेकर के वहां तक राज्य तक जो एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि अब उस हवा को लोगों ने गुब्बारे में से निकालना शुरू कर दिया है। आपने कहा बड़ी आसानी से कि चाहे वो रसोई गैस बांटने की बात हो, हकीकत यह है कि जितने भी सिलेंडर बांटे गए हैं उनमें से तकरीबन 70% से ज्यादा आप घरों में जाके देखेंगे तो गरीबों के घर में उस पर वो पेटी रखते हैं, चादर रखते हैं, उस पर वो सामान रखते हैं। कारण ये है कि वो दोबारा भराने के लायक उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया। गरीबों के क्रय शक्ति को लेकर एक सवाल है। तो बहुत सारी चीजें इस तरह की सवाल लेकिन मैं यहाँ आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यदि क्रय शक्ति एक सवाल है तो ठीक है, वो सवाल, उसका भी जवाब आने वाले वक्त में मिलना चाहिए उन गरीबों को। लेकिन किसी को यदि लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिली और गैस के चूल्हे में वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा हो, तो वो भी एक कदम तो है आगे बढ़ता हुआ, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपने उसे सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन आगे के लिए आगे क्या, कैसे उसका भरण करेगा? हाँ, यहाँ पर एक सवाल, मूल सवाल यही है कि आपने सिस्टम यदि दे दिया। हमने देखा था दिल्ली के इलेक्शन के समय, आप देखेंगे दिल्ली में जाएंगे तो एक शौचालय 13-13 लाख रुपए का बना है, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस का उसका कोई सिस्टम नहीं है, सारा कहानी खत्म है। तो जो मेंटेन करने की चीज है, वो मेंटेनेंस के लिए क्या सिस्टम उसके हाथ में पैदा किया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप मैं जरा बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं चर्चा में। प्रमोद जी, दरअसल यहाँ पर चैलेंजेस इस रूप में है, जब आप कहते हैं खुले में शौच से सरकार ने मुक्ति दिलाई, यानी ओडीएफ झारखंड को घोषित किया गया 2 अक्टूबर 2019 को, तो ऐसे में या उससे पहले, तो सवाल ये है कि बहुत सारे शौचालय जब तस्वीर सामने आई तो वो थोड़ी मुंह चिढ़ा रही थी। वो इसलिए क्योंकि एक ढांचा तो खड़ा हुआ, दरवाजे भी कई जगह लग गए, लेकिन बाकी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि वहां जल की कोई व्यवस्था नहीं। अब भारी पेयजल संकट इस इलाके में है, जिन इलाकों में आज चुनाव संपन्न हुआ है। तो ऐसे में सरकार की कुछ कई सारी अच्छी योजनाएं, अच्छी मंशा से शुरू की हुई योजनाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको सर्वथा उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी सवाल है कि रोजगार का जहां तक सवाल है, 32 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ दिया गया है 4 सालों में। विधानसभा में ये आंकड़ा है कि जिला स्तर पर बना करके रोस्टर, जिसमें यहाँ के लोगों को 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई है। दूसरा सवाल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 74 के आंदोलन में हम लोग थे, 75 में जेपी बोलते थे कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है सो बनती है और देश आजाद हुआ और 95% पैसा लूट लिया जाता है। मुसेरी में जब नक्सलाइट का आंदोलन था, वो जो सो गए थे और नक्सल आंदोलन को 1 महीना रह करके जो सो खत्म किए, तो उन्होंने यही कहा था कि गरीबों को इस तरह से सरकारी योजनाएं हैं, मतलब 25 साल 30 साल शासन के चलने के बाद में भी जो सरकारी योजनाएं भारत सरकार की थी वो इस तरह से चल रही थी, गरीबों के पास 5% भी पहुंच नहीं पाता था।
तो नहीं, लेकिन वो प्रमोद जी बोलते थे यदि कि वो सबसे गलत बड़ी था तो जरूरत इसको है कैसे कि सही जो मान लें? यदि गरीबों उसका को- सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जनता नहीं कर पा रही है तो ना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो देश में किया है, मेरे समझ से ये सबसे बड़ी समस्या उग्रवाद की समस्या, चाहे जितनी समस्याएं हुई, ये जो है सो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं के कारण हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पहला कदम ये लिया है कि गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। अब मानव स्वभाव है, व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के अंदर चलते रहता है और उन लोगों को पहले गरीबी से जो है सो निकाला जाए, तब योजनाओं को जो है सो समझ सकते हैं। ठीक और ठीक। सिंचाई का जहां तक सवाल है, सिंचाई पर जो है सो पलामू का जहां तक है क्वेश्चन, 2015 तक 90,000 वर्ग किलोमीटर जो है सो थी सिंचाई। 4 वर्षों में झारखंड सरकार ने 2,15,000 हेक्टेयर जो है सो वर्ग किलोमीटर बोले, मतलब कि 90,000 हेक्टेयर जमीन थी और 4 वर्षों में 2 लाख। नहीं, देखिए कागज में बहुत सारी बातें हैं और आपने की भी होंगी, हम उससे इनकार नहीं करते हैं साहब, लेकिन एक सवाल तो है यदि उसका लाभ नहीं मिल पा रहा हो आम किसान को तो फिर कहीं न कहीं फिर प्रश्न उठ जाते हैं। मुकेश जी, दरअसल जब ये बात होती है, राजनीति से जब पूछा जाता है तो वो अपनी अच्छी अच्छी बातें तो बता देते हैं, लेकिन जहां पर जिस जमीन पर उसका लाभ मिल रहा है वहां यदि कुछ चीजें रह गई उस सिस्टम की वजह से, जहां सरकार की मंशा सही रहने के बावजूद, तो खामियाजा तो राजनीतिक दल को ही भुगतना पड़ता है ना सर। मुकेश जी, तो इतनी सिस्टम है, इतनी तरह की मानसिकताएं हैं। बिल्कुल संजय जी, अगर राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे तो सब कुछ हरा हरा नजर आएगा और सभी जगह विकास नजर आता है, लेकिन आप अगर बरहेट से लेके और पलामू तक आएंगे तो जो ग्रामीण अंचल हैं, दूर दराज के इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहां पीने का पानी नहीं मिलेगा, वहां के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, वहां स्वास्थ्य की कोई बड़ी उपलब्धि ग्रामीण स्तर पे नहीं है, वहां पे जो है लोगों के किसानों के खेत में पानी नहीं है, वहां और दूसरी तरह की बड़ी समस्याएं, भूखमरी की समस्या, पराई की समस्या, लड़कियों के बाहर जाकर मजबूरन काम करने की समस्या, जिसमें दिल्ली, नोएडा, कई जगह पे आप पाएंगे कि आदिवासी बच्चियां काम कर रही हैं, मजबूरी में जाना होता है। और इस ढंग की अनेक समस्याएं जो है, जिसके कारण झारखंड का निर्माण हुआ था, जिसके लिए झारखंड के आम लोगों ने शहीद हुए थे। राजनीतिज्ञों ने शहादत नहीं दी थी। इस बात को राजनीतिज्ञों को स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने न उस समय शहादत दी थी, न अभी शहादत देने की इच्छा रखते हैं। वहां का आम आदमी जो है, जो पीड़ित होता है और जो बदलाव की बात करता है या बदलाव लाता है, तो इस बार चुनाव में बदलाव की बात लोग सोच रहे हैं। लेकिन मुश्किल यहां आती है संजय जी कि जिस ढंग से जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो है, लेकिन महागठबंधन नहीं है। वहां पे विपक्ष के वोटों का बिखराव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और इस बात को आपको 13 इस सीटों पर भी देखना होगा कि अगर वो विपक्ष के वोटों में बिखराव है, जिसको मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के वोटों में बिखराव है, भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर हुई है। लोकसभा के चुनाव में जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी उससे काफी गिरावट आया है, लेकिन विपक्ष के वोटों के बिखराव के कारण भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी कहीं न कहीं सत्ता बनाने के नजदीक में है और अभी आने वाले चरणों में यह स्पष्ट होगा कि किस ढंग से वो कितनी दूरी पे है या किस ढंग से वो चुनाव कर पाती है। जहां तक आंसू की बात करते हैं, मैं यह स्पष्ट रूप से मानना है कि ये प्री पोल डाइवर्स है, पोस्ट पोल अलायंस है। बिल्कुल प्री पोल डाइवर्स है, पोस्ट पोल अलायंस है। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल एक बात तो जरूर मजबूती से समझी जाती है, जो बीजेपी का अपना संगठन है उसका संगठन थोड़ा मजबूत है और बीजेपी का अपना कैडर वोट भी है और जो ठीक ठाक संख्या में है। यदि पार्टी से नाराज भी कैडर होते हैं तो भी आखिर में पानी पीकर कोसते हुए भी पार्टी को ही वोट देते हैं। तो इस मामले में बीजेपी के पास इस तरह का एक मजबूत एडवांटेज जरूर है। विपक्ष में वोटों का बिखराव जरूर होगा क्योंकि विपक्षी दल भी, यदि 3 दल को छोड़ दे जो एक साथ खड़े हैं, तो बाकी विपक्षी भी आमने सामने खड़े हैं उनके खिलाफ भी, तो बिखराव तो होना है। उसमें एक फायदा बीजेपी को थोड़ा कहीं न कहीं होता हुआ दिख सकता है क्या? बिल्कुल। अभी जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, नाराजगी और आक्रोश उनके खिलाफ है। मतलब कि कहीं न कहीं से जागरूकता बढ़ी है। मतदाता ये बात को समझ रहे हैं और बहुत ठीक से समझ रहे हैं
कि ये योजनाएं हमारे लिए थी, वो योजना केंद्र से चली या ये वो योजना राज्य की थी, लेकिन ये जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया या ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया कि इस क्षेत्र का विकास हो। तो नाराजगी उस सिटिंग एमएलए से दिख रही है, न कि कोई पार्टी से कि ये पार्टी हमारे विकास में कहीं न कहीं से रोड़ा बन करके खड़ी है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी से नाराजगी है या उस सिटिंग एमएलए से नाराजगी है, क्योंकि सिटिंग एमएलए तो हर पार्टी के हो सकते हैं, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो बनवासी सेवा केंद्र के माध्यम से हो या और भी दूसरे संगठन के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में एक अपना कैडर तो खड़ा किया है। अब वो कैडर कितना कनेक्ट कर पाए मतदाता को अपने से या अपनी पार्टी से या अपने पार्टी के कार्यक्रमों से, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष कितना वो मतदाताओं को कन्विंस करने में सफल हुई कि आपने अस्थायी सरकार भी देख ली। अस्थायी सरकार के भी परिणाम जो है आपके सामने है। रोजगार का सवाल, पलायन का सवाल, सिंचाई का सवाल, भूखमरी का सवाल, कुपोषण का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल। अगर वही खड़े हैं तो फिर आप इन्हें क्यों चुनेंगे? एक बार हमें मौका दीजिए। समय की पाबंदी में आपको वाली बात होगी कि मतदाता जी सुनीता जी, दरअसल जेवीएम के पास खोने के लिए इस जमीन पर बहुत कुछ है नहीं। जेवीएम यदि गेन करती है तो सिर्फ गेन ही करती है। सबसे ज्यादा एमएलए तो थे बीजेपी के इस इलाके से, जेवीएम के और जेएमएम के भी के पास भी बहुत खोने का नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी यदि हम विधायकों के खिलाफ देखें तो क्या उसका लाभ आप विपक्ष अपनी ओर आते हुए नजर आपको लग रहा है कि वो हमारी ओर आ सकता है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही आएगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। नहीं, दो मत नहीं, एक वहां मत। पर जो माहौल बना है बीजेपी के खिलाफ, जो भी वहां पर विधायक रहे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ भी या दूसरे भी जो विधायक रहे हैं उनके खिलाफ भी, तो ये एक माहौल है और उसमें हम लोग अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम अच्छी सीटें वहां से ले आएंगे। तो ये हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है, बाबूलाल जी का जो पिछले 5 वर्षों का मेहनत है जनता के लिए, तो उसमें जरूर हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम एक अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। प्रमोद जी, कई जगह बीजेपी ने अपने पार्टी के नेताओं को वोट न देकर, कार्यकर्ताओं को वोट न देकर, जो नए लोग आए उनको आपने टिकट देना पसंद किया, तो इससे कैडर में भी नाराजगी होती है साहब। तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, नाराजगी होते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी का रहता है। आपस में नाराजगी होती है, मगर जो केंद्रीय सर दिल्ली का अनुभव आप भूल गए जब 67 आम आदमी पार्टी को मिला और 3 पर आप सिमट गए। नाराजगी का ये भी एक इम्पैक्ट होता है सर। हैं? दिल्ली में जब चुनाव हुए थे पिछली बार 2015 में, तो उस वक्त कैडर ही तो नाराज था आपसे, तभी तो आम आदमी पार्टी लहर की तरह आगे बढ़ गई और बीजेपी सिमट गई 2 या 3 सीट में। दो हजार 2015 में जो, हेलो जी जी जी, हाँ मैं वही मीन कर रहा हूं आपसे। दिल्ली में जी जी, कैडर की नाराजगी का भारी असर दिल्ली में देखने को मिला एक बार बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को नाराजगी का असर जो है सो देखने के मिला कि एक अन्ना जी का आंदोलन था, वो नैतिक आंदोलन था और इस देश में नैतिकता की कमी थी और मोरल। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि अभी नतीजे आए नहीं हैं, बाकी दलों को भी खुश होना चाहिए क्योंकि नतीजे अभी उनके पक्ष में भी नहीं आए हैं। लेकिन सवाल तो है साहब कि जहां आप लंबे समय से पार्टी की सेवा करता हुआ कार्यकर्ता जब उम्मीद बांधे बैठता है, इन मौके पे बाहर से पैरा ड्रॉपिंग होती है कैंडिडेट के रूप में, तो जाहिर सी बात है सर मन में वो रोष आता है, उदासीनता आती है और फिर तर्क थोड़े किनारे हो जाते हैं। पुष्परंजन जी, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? लास्ट कमेंट। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये बार बार जो कहते हैं हमने बहुत एम्प्लॉयमेंट दे दिया, क्या दे दिया, इन्हीं का नीति आयोग जो है उसका जो नेशनल एवरेज है बेरोजगारी का वो 2.7% है और झारखंड में जो बेरोजगारी का प्रतिशत नीति आयोग के अनुसार 3.1% है। ये फासला है बड़ा और इसका परिणाम आपको अगले जो 4 चरण के होने वाले हैं चुनाव,
उसमें भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नक्सल प्रभावित इलाके की व्याख्या करके और रह जाएंगे, इसका बहुत लंबा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि युवाओं का देश है ये, यहाँ सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है इस देश में, तो वो झारखंड पे भी लागू होता है। और ऐसे में जब युवा बेरोजगार होते चले जाते हैं तो फिर इस मौके पर उनका एक फैसला होता है। और चूंकि घर भी उनसे ही प्रभावित होता है, उनके माता पिता भी, घर के तमाम सदस्य, क्योंकि रोजगार वो शब्द है जिससे पूरे घर की जिंदगी चलती है और सबका गुजर बसर चलता है। यदि वहां कहीं कमी होती है तो जो एस्टेब्लिशमेंट पे होते हैं उसका थोड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक संभव है। लेकिन बीजेपी के अपने 5 साल कामकाज भी तो कुछ बोलेंगे ना साहब? नहीं, लेकिन जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारा जो कार्यक्रम है या हमने जो अभी अगला कार्यक्रम की घोषणा की है, सर्वस्पर्शी है, सबको स्पर्श करता हुआ, सबको छूता हुआ है, वो जमीन पर दिखना चाहिए। फिर वो सर्वस्पर्शी सिर्फ एक भावनात्मक एक नारा देके आप चाहेंगे कि हम चुनाव को पूरा का पूरा जीत जाएं, हमारी झोली में सब कुछ जाए, और दूसरे जो लोग हमारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं वो कमजोर शासन देके आएंगे, उनका शासन मजबूत नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है। हालांकि झारखंड का ये दुखद अनुभव रहा भी है साहब। 2014 से पहले जो बाकी साल रहे 14 साल के, तो वो झारखंड बेहद अस्थिर स्थिति में गुजरा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और भ्रष्टाचार की वो पराकाष्ठा को भी छुआ है, जहां एक सीएम रहते हुए पूर्व सीएम को जेल तक जाना पड़ा और तमाम ऐसे घपले घोटाले की चर्चा होती रही। तो स्थिर सरकार तो झारखंड को चाहिए, चाहे बीजेपी के जरिए हो, चाहे जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के जरिए हो, या जेवीएम के जरिए हो, या जो भी आए, वो मतदाता किसी एक को चुने तो ढंग से चुने, ताकि एक स्थिरता आए और नीतिगत फैसले हो झारखंड के हित में। क्यों संजीव जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी चाहेंगे कि एक अस्थायी और मजबूत सरकार बने। अब किसकी बने ये तो मतदाता के ऊपर है। किसने बेहतर काम किया है, इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि बेहतर काम किया है तो जाहिर सी बात है हमारे और आपके विश्लेषण से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वोट देंगे और दोबारा लाएंगे। यदि कहीं कोई उन्होंने डंडी मारी है तो निश्चित तौर पर मतदाता भी डंडी मारेंगे और सबक सिखाएंगे कि कथनी और करनी में अंतर हालांकि जैसा दिख रहा है, रहा तो है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल फैसला अब मतदाता को ही करना है और मतदाता काफी सजग है। एक 30 सेकेंड सभी मेहमानों के पास है। डॉक्टर संजय कुमार, क्या लगता है आपको, ये 13 सीट किस ओर इशारा करता है? कितना मजबूती से झारखंड को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं आप? नहीं, ये 13 सीट और 13 सीट में जो मत प्रतिशत है, वो मत प्रतिशत इस बात की तरफ इशारा करता है कि मतदाता जागरूक है, सजग है और अपने मुद्दों के प्रति बिल्कुल मुखर है। तभी तो वह प्रतिरोध करते हुए भी मतदान केंद्र पर जाते हैं और मत देते हैं। ठीक, तो ये एक अस्थायी सरकार की तरफ इशारा कर रहा है। मुकेश जी, योर लास्ट कमेंट। परिपक्व जनता है और इस चुनाव में 13 सीटों पे जनता की सभी पार्टियों के नेताओं को और पार्टी को सबक भी देगी और आशीर्वाद भी देगी। नवीन जी, पहले से नया होगा। ठीक, नवीन जी, आपको आगे के पड़ाव के लिए शुभकामना, क्योंकि हमारा काम तो चलता रहेगा और ये 13 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और बस फिर अगले पड़ाव की ओर आपकी तैयारी हो, इसके लिए आपको शुभकामना। बहुत धन्यवाद पुष्परंजन जी आपका, बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका, बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका, बहुत धन्यवाद प्रबोध जी आपका, सुनीता जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मुकेश कुमार, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। तो दंगल 2019 बहुत कुछ इशारा कर रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष की ओर अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि बहुत कुछ उसकी पोटली में छिपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे दल आमने सामने खड़े हैं। पोलिंग परसेंटेज अच्छा है, सुखद है, सुकून देने वाला है, लेकिन इसे किस रूप में कौन ले ये उनके ऊपर जरूर निर्भर करता है। लेकिन किसी के लिए बहुत खुश होने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि वोटों का बिखराव भी दिखेगा और हाँ, विधायकों के प्रति नाराजगी भी दिख रही है। तो सबको सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। अगले 4 चरण के जब चुनाव होंगे और तमाम खबरें हम आपको सहारा समय के जरिए आप तक रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इजाजत, सहारा प्रणाम।